बताइए, 12:30 होने वाला, अब इसको जल्दी खत्म करेंगे तो। The method of moment estimator of mu exists and it is consistent estimator of mu. So method of moment estimator, तो इसका मीन कितना होता है? एम एल इज कंसिस्टेंट ना, तो ये ऑप्शन सी तो मुझे लग रहा है गलत होगा इसमें। कंसिस्टेंट होगा। मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर कितना आया आपका? नहीं नहीं, आप समझे नहीं। ये जो 37 क्वेश्चन है, इसमें एक्सपेक्टेशन कितना है? पॉपुलेशन का एक्सपेक्टेशन कितना आया, आपने मीन निकाला है? नहीं नहीं, आपको क्या निकालना नहीं आ रहा आपको इसमें? क्या आपको मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर निकालना आता है? क्या किया क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, डू यू नो हाउ टू फाइंड मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर? ये तो सिंगल पैरामीटर के लिए होता है, यहाँ तो दो पैरामीटर है। तो वही तो पूछ रहा हूँ, आपको पता नहीं पता। सो जब आपको पता ही नहीं हाउ टू फाइंड मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, तो ऑप्शन कैसे आप टिक करोगे? पहले तो आपको एस्टिमेटर निकालना आना चाहिए। अरे भाई, तो उससे क्या आया? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप मैं पूछ रहा हूँ, बता कुछ रहे हो। मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ सिंपल सा, डू यू नो हाउ टू फाइंड मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, आप बता रहे हो एक्स माइनस म्यू को वाई लिया, उससे क्या हो गया? ले लिया तो क्या आ जाएगा उससे? कैसे निकल जाएगा? आपको पता ही थी दो पैरामीटर मेथड, कैसे निकाल, तब कैसे निकाल लोगे? तो ये वही बात हो गई, मुझे पहुंचना दिल्ली, मैंने कोई भी बस पकड़ लिया। पहले दो पैरामीटर है तो आपको पता नहीं दो पैरामीटर मेथड मोमेंट एस्टिमेटर निकलता कैसे है। आप जो कर रहे हो उससे क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक्स माइनस थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लोगे आप, यही ना? सो अभी क्या करना है आपको एक्चुअली, ये होता है, या तो ये यूज करो या आप यूज करो एक्स बार इज इक्वल टू ई एक्स, एंड साथ में आप यूज कर सकते हो 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस एक्स, आप ये यूज कर सकते हो। अगर आंसर सही आ गया अच्छी बात है, बट यू शुड नो कैसे। तो या तो आप ये यूज करो या ये यूज करो, ये तरीका है। यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकालो, म्यू की वैल्यू निकालो, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालो, म्यू की वैल्यू निकालो, दोनों सेम ही आएगा। आप इसको यूज करोगे, जो इससे आएगा वही इससे भी आएगा। ये क्वेश्चन है। तो पहले तो आप ये निकालो, पहले सॉल्व करके। मीन वेरिएंस तो डिस्ट्रीब्यूशन से आ जाएगा। अब मीन निकालने के लिए आप, हो सकता है जो भी आप कह रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन के, एक्स माइनस म्यू को टी ले लिया तो उससे वो गामा में कन्वर्ट हो गया, तो उससे फायदा ये होगा आपका मीन वेरिएंस इजीली आ जाएगा, है ना? तो आपका ये मीन और वेरिएंस आपका इजीली आ जाएगा। तो उससे इसको सॉल्व करके आप अल्फा म्यू निकाल लोगे। अब जब वो आ गया तो आगे आपको कंसिस्टेंट एस्टिमेटर चेक करना है, तो आप सिंपली वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगा लो। तो जो भी ये आएगा, आप जैसे पूछ रहा है ये, कि जो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर म्यू का आएगा वही कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा। तो मान लो म्यू का आया फॉर एग्जांपल म्यू कैप, तो आपने निकाले म्यू कैप, यहाँ से आ गया। सो ये जो भी यहाँ पे म्यू कैप और अल्फा कैप आएगा, आपको देखना है क्या ये कन्वर्ट्स कर रही है इन पैरामीटर टू म्यू। अगर इसका आंसर यस हो गया तो आपका ऑप्शन ट्रू है, फॉल्स नो आया तो फॉल्स है। सो पहला काम है कि आपको ये म्यू कैप निकालना पड़ेगा इस तरीके से। म्यू कैप एक बार आपने निकाल लिया इसको सॉल्व करके, तो बस ये चेक करना है कि विल दैट कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो पहले आप इसको सॉल्व करके देखिए, ये ठीक है जी।
क्या डाउट है पूछो। किसका? 43 की बात कर रहे हो क्वेश्चन? हाँ देखो ना, क्वेश्चन नंबर 43 है वो। अरे भाई तुमने क्वेश्चन कुछ और भेजे हैं, वो डिलीट कर दिए तुमने। इसमें क्या क्या पूछना चाह रहे हो? लिमिट कंपैरिजन क्यों लगा रहे हो आप? ये तो सीक्वेंस है ना। लिमिट कंपैरिजन ये तो ऐसा है ना, एन क्यू अपॉन एन क्यू प्लस एन स्क्वायर प्लस के फ्रॉम 1 to n², यही है ना। तो यहाँ क्यों लगाओगे लिमिट कंपैरिजन? तो यहाँ आप यूज करो सैंडविच थ्योरम या लिमिट एज अ सम, ये दो चीजें आप यूज करके देखो। सैंडविच थ्योरम लगाओ, या तो सैंडविच थ्योरम से देखो या लिमिट एज अ सम से। सैंडविच थ्योरम लगाओगे क्या हो जाएगा देखो। सो अगर इसको आप चेक करोगे, ये जो मान लो ये नंबर फॉर एग्जांपल जो भी सीक्वेंस है, सो ये लेस देन इक्वल टू होगी एन क्यूब अपॉन एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस के, और ये कहाँ तक जाएगा? सो के की वैल्यू 1 से एन स्क्वायर तक, जितना हाईएस्ट लेंगे वैल्यू उतनी कम आएगी, जितना लोएस्ट लूंगा वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी। तो ये 1 ले लो आप, है ना। इनटू में कितने टर्म्स है? एन स्क्वायर, तो ये मोर देन इक्वल टू क्या आएगी? एन क्यूब अपॉन एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कितने टर्म्स हैं? एन स्क्वायर। देखो इससे क्या मिलेगा, ये कहाँ जा रही है? ये तो इन्फिनिटी पे जाएगी, और ये भी इन्फिनिटी पे जाएगी, इसका मतलब ये इन्फिनिटी पे जाएगी। जब दोनों इन्फिनिटी पे जा रही है तो ये भी इन्फिनिटी पे जाएगी। लेकिन ये तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप दे रखा है, तो कुछ मिस्टेक कर रखा है इसका मतलब ना। एन स्क्वायर नंबर ऑफ टर्म्स है ना इसमें, तो इसीलिए सम नंबर ऑफ टर्म्स एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर टर्म्स के बदले होगा, क्योंकि एन क्यू कर रखा है ना, दिक्कत ये है। तो 1 1 1 1 आ जाएगी इस टर्म की लिमिट, वैसे भी देख लो तो 1 1 1 1 आ जाएगी तो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो इन्फिनिटी आंसर होगा इसका तो। ठीक है भाई, किसका रह गया अब? इन डिस्ट्रीब्यूशन मेन डिफरेंस है तो डेफिनेशन है इसका, क्या डेफिनेशन बताओ? टी एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा, और टी एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू थीटा। ये स्ट्रॉन्गर कंडीशन है, ये इसको इम्प्लाई करता है। अगर टी एन कन्वर्ज करती है ऑलमोस्ट, हाँ अच्छा। सो ऑलमोस्ट श्योरली ना बहुत स्ट्रॉन्गर कंडीशन है। अब इसको मैं ऐसे रियल और ये क्या कहता है? इसका इसका लिखोगे तो ऐसा हो जाता है प्रोबेबिलिटी, ये हाँ वो मैं समझ रहा हूँ, ये होता है, ये ऐसा होगा। तो ये समझ सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ वही चीज है कि यहाँ पे क्या करना, यहाँ क्या करना चाह रहे हो? प्रोबेबिलिटी लिमिट टी एन इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 1, हाँ ये भी ठीक है, इसी का ये भी डेफिनेशन है।
इसमें लिमिट अंदर है, ये डिफरेंस, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है इसका मतलब। सो इसको मुझे थोड़ा ठीक से बताना पड़ेगा ना। यहाँ से बनता है कि एक्स, हालांकि वो तो ठीक है एक्स, और यहाँ भी यही होता है एक्स बार। ये स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर बोलते हैं इसको, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है। इसमें तो आप मुझे मतलब मुझे लगता है तुम्हारा क्वेश्चन आंसर करने के लिए मुझे खुद थोड़ा भी देखना पड़ेगा। सो डिफरेंस मतलब डिफरेंस तो बहुत हो, तो डेफिनेशन से मुझे पता है डिफरेंस क्या है, थ्योरम्स का भी पता है, ऐसे कैसे तुम्हें समझाया जाए। तो ऐसा तुम्हें एक एग्जांपल हाँ मिल सकता है कि जैसे ऐसे कुछ रैंडम वेरिएबल ऐसे हैं जो एस्टिमेटर है, दैट कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा बट दैट नॉट कन्वर्ज ऑलमोस्ट श्योरली टू थीटा। ऐसे कुछ एस्टिमेटर है ना जो कन्वर्ज करेगी इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा बट दे विल नॉट कन्वर्ज एज ऑलमोस्ट श्योरली टू थीटा। तो ये है, लेकिन ये थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है, इसका कोई डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है, या मुझे अभी एटलीस्ट नहीं पता है कि डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन। ऑलमोस्ट श्योरिटी वहाँ पे, ऑलमोस्ट श्योरिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी 1 होता है, वहाँ थोड़ा मीनिंग अलग है। एक ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस थोड़ा अलग है, एक ऑलमोस्ट श्योरिटी वो अलग चीज है, वो मेजर थ्योरी में एक अलग होता है कि कुछ फाइनाइट वैल्यू को छोड़ के बाकी के लिए कन्वर्ज करेगी। तो थोड़े से एक सेट में ऑलमोस्ट श्योर वर्ड यूज होता है सेट थ्योरी में, और एक यहाँ लिमिट में यूज हो रहा है। सो दोनों के मीनिंग सेम नहीं है। क्या होता है इसका बताओ, टी इज कंप्लीट एस्टिमेटेड इफ एंड ओनली expectation of gt is equal to 0 implies probability gt being 0 is 1। ये है एक्चुअली, तुम टी कह रहे थे, ये है एक्चुअली। सो हाँ वही बात है, वो लिखोगे तो ऐसा लिखा है, ये मतलब वही है दोनों का जो तुम कह रहे हो वही है, इसी इसका मतलब ही है ये, तुम्हारा लिखो हाँ जी टी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल टी, ऐसा होगा फॉर जी टी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल टी, टी की जो भी सपोर्ट होगा उसके लिए 0 होगा, तो इसलिए हमने प्रोबेबिलिटी हम लोग 1 लिखते हैं कि जी टी इज इक्वल टू 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। या तुम देखते हो ऐसा लिखा होता है जी टू इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट श्योरली, ऐसा कहना चाह रहे तुम, तो वो अलग, वहां पे ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस है वो अलग है, जैसे कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन वो एक अलग चीज है, और सीडीएफ अलग मतलब है, हालांकि वहां लिमिट सीडीएफ का ही लेते हैं। तो वैसे दोनों का मीनिंग थोड़ा अलग होगा, यहाँ पे लिमिट का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे कोई लिमिट का चक्कर नहीं है, इसमें बस ये है। हाँ इसमें ये है कि जी टी 0 होगा ऑलमोस्ट श्योरली, मतलब टी के हर वैल्यू के लिए 0 होगा या इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तो यहाँ ऑलमोस्ट श्योर का मतलब कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी 1 से है। तो ऑलमोस्ट श्योर का डिफरेंट जगह डिफरेंट मीनिंग है, कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली का डेफिनेशन अलग है, और यहाँ ऑलमोस्ट श्योरली सेट में बोलते हैं तो वो अलग है थोड़ा, मेजर मेजर में भी यूज होता है ऑलमोस्ट श्योर, है ना। तो नहीं दोनों सेम नहीं है, तो वो देखेंगे कॉम्प्लेटनेस में ये वाला यूज नहीं होता है जो यहाँ तो बता रहे थे, वो यहाँ पे यूज नहीं होगा जी। नहीं नहीं, एक्स आई आई फ्रॉम 1 टू एन कंप्लीट सफिशिएंट, टी ले लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई, तो लॉग टी कितना हो जाएगा आपका। तो नहीं नहीं, तो लॉग कॉन्टिन्यूस है, जैसे लॉग समेशन एक्स आई बोल सकते हैं। सो अगर ये लिखेंगे आप तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसे ये कंप्लीट सफिशिएंट है तो वन वन फंक्शन है, तो ये कंप्लीट सफिशिएंट होगा, लॉग वन वन फंक्शन है ना, लॉग तो वन वन फंक्शन है, तो ये कंप्लीट सफिशिएंट होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों अलग अलग चीज है, तो ये नहीं होगा,
ठीक है ना, दोनों अलग। क्योंकि ये अलग है, यहाँ पे लॉग लिया मैंने तो ये बन गया, दोनों डिफरेंट चीज है, ये डिफरेंट डिफरेंट है, तो जरूरी नहीं है। चेक करते हैं उसको, भेजिएगा देखेंगे। ठीक है, कल देखते हैं अभी। जी जी, थ्योरम ये 11 से भी थ्योरम है ये। हाँ ठीक है, कल डिस्कस करते हैं, चलिए अभी के लिए थैंक यू, गुड नाइट।